जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज क्लास 12th में आप लोगों की डिमांड पर जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, पर्सनली ये चैप्टर मुझे बड़ा पसंद है। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये चैप्टर कुछ कुछ केमिकल बॉन्डिंग के पार्ट को लेके आएगा, तो थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग हमें इसके लिए आना चाहिए। नहीं भी आता है तो डोंट वरी, हम यहाँ पे सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर 11th में आप नहीं भी पढ़े हैं तो भी हम यहाँ पे इसको अच्छे से कवर अप करके एक्सप्लेन कर देंगे। तो अपने कॉपी और पेन निकालिए, अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि अपने नोट्स अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सा, बहुत छोटा सा और बहुत सिंपल सा ये चैप्टर है। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो, चाहे नीट जेईई हो, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो बहुत सिंपल सी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, वो हमें याद रखना है और हमें पीवाईक्यूज करते रहना है। तो ठीक है, मेरा नाम है निखिल दुबे, आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा चैनल सी फॉर केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 1। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बच्चों बेसिकली होता क्या है, थोड़ा सा अगर हम केमिकल बॉन्डिंग में चलें तो केमिकल बॉन्डिंग में हमने ये देखा कि नॉर्मली जो बॉन्ड्स होते हैं वो बॉन्ड होते हैं दो टाइप के। पहला आयनिक बॉन्ड, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड। अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे हम बॉन्डिंग की बात करें तो मॉलिक्यूलर लेवल पे आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में हमें अच्छे से पता है कि जो एटम्स हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। बट जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड ही है। बट इसमें होता क्या है कि जो बॉन्ड बनता है एटम्स के बीच में, उन बॉन्ड को बनाने में नॉर्मली यहाँ तो क्या हो रहा है, ए और बी ने बॉन्ड बनाया है तो एक इलेक्ट्रॉन ए का है, एक इलेक्ट्रॉन बी का है। बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो किसी एक ही एटम के होते हैं, वो किसी एक ही एटम के होते हैं। इसका मतलब जैसे अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ बना है ए और बी के बीच में, तो हो सकता है कि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हों, बी के हों। इसका एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल हम देखते हैं। आप लोगों को याद होगा अमोनियम आयन, NH4+ आयन। नहीं भी याद है तो आपको इसको याद रखना है, ग्रुप 0 केटायन का टेस्ट जो है वो अमोनियम आयन से ही होता है और ग्रुप 0 इसे कहा जाता है। बाकी सारे ग्रुप्स के अंदर आप देखेंगे कि मेटल एज ए केटायन ट्रीट होता है, बट ग्रुप 0 में अमोनियम एकमात्र केटायन है ग्रुप 0 के अंदर। और इसको ग्रुप 0 इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पे दोनों एटम जो हैं, दोनों एलिमेंट जो हैं वो नॉन मेटल हैं और नॉन मेटल पे प्लस है, इसलिए इसको कहाँ रखा है, ग्रुप 0 के अंदर रखा हुआ है। ये बनता कैसे है, तो जब अमोनिया रिएक्ट करता है H+ के साथ, तो अमोनिया में केमिकल बॉन्डिंग में चले तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब अगर H+ की बात हम करें तो H+ के केस में क्या होगा, वो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम लूज कर चुका है। तो जब हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म में इस अमोनिया के पास आता है तो आप देख पा रहे हो कि हाइड्रोजन H+ के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना। तो नाइट्रोजन क्या करता है, अपने यहाँ जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर का इस्तेमाल करके इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो जैसे ही नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखा, एक इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ दिया, H+ को दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस, प्लस से माइनस कैंसिल हो गया और बिकॉज ऑफ डोनेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स H+, नाइट्रोजन पे चार्ज कैसा आ जाता है, प्लस। तो इस बॉन्ड को बनाने के लिए जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो किसके थे, नाइट्रोजन के ही थे। तो इस बॉन्ड को क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसे नॉर्मली रिप्रेजेंट किया जाता है एरो के सिंबल के साथ। एरो का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम नाइट्रोजन टू H+ आयन। तो ऐसे बॉन्ड जहां पे बॉन्ड बनाने के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम अवेलेबल करा दे, उस बॉन्ड को क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। और इसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे बेस्ड हमारा पूरा चैप्टर है।
जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर है? सिमिलरली अगर हम देखें H3O प्लस आयन कैसे बनता है, हाइड्रोनियम आयन, कि वाटर में ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर, और जब ये H प्लस लेने आता है तो अपना लोन पेयर वाटर इसको देता है, और यहाँ पे क्या होता है, H3O प्लस का फॉर्मेशन बनता है। तो बॉन्ड बनाने के दोनों इलेक्ट्रॉन, जो नेसेसरी इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों कौन से एटम के हैं? सिर्फ ऑक्सीजन एटम के हैं, और ऐसे बॉन्ड को क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। तो पूरा चैप्टर हमारा इसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे बेस्ड है। तो क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर अ वेरी स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड्स इन विच central metal atom is surrounded by ions or molecules beyond their normal valency। कि इस पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर एक सेंट्रल एटम होगा, उस सेंट्रल एटम के चारों तरफ या तो कुछ आयंस होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे, जो एक स्पेशल अरेंजमेंट में उस सेंट्रल एटम को क्या करेंगे? सेंट्रल एटम के साथ बॉन्डिंग में होंगे। मतलब एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री में वो सारे के सारे आयंस और मॉलिक्यूल जो है सेंट्रल एटम को घेरे हुए होंगे। दीज आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इन्हें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहा जाता है, एंड दिस कंपाउंड्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहा जाता है। नॉर्मली यहां पे ये देखा जाता है कि एक सेंट्रल एटम होता है, और सेंट्रल एटम को जो चारों तरफ से घेरे होता है, उस पर्टिकुलर स्पीशीज को लिगेंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिगेंड। मतलब सेंट्रल एटम, और सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो मॉलिक्यूल्स या जो आयंस उसको सराउंडिंग में स्पेशल अरेंजमेंट में कवर किए हुए हैं, उन्हें लिगेंड्स कहा जाता है। तो बॉन्ड बनाने के लिए जो दोनों नेसेसरी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कौन डोनेट करता है? लिगेंड डोनेट करता है। किससे करता है? सेंट्रल मेटल एटम को। एनसीईआरटी पॉइंट पे चले तो फर्स्ट पेज के एनसीईआरटी में इस चैप्टर के कुछ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स दिए हुए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, जो हमारी लाइफ में यूज आते हैं। इनको आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछे हुए हैं। जैसे हीमोग्लोबिन, विच इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयरन। हीमोग्लोबिन कौन सी मेटल का कंपाउंड है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है आयरन का। क्लोरोफिल, विच इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। जो क्लोरोफिल होता है लीव्स के अंदर, वो कौन से एलिमेंट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? मैग्नीशियम का कंपाउंड है। विटामिन B12, विच इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट। जो किसका कंपाउंड है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है किसका? कोबाल्ट का। सिमिलरली आपको एक और याद रखना है, यहाँ पे सिसप्लेटिन करके एक कंपाउंड है। सिसप्लेटिन इज यूज्ड फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। प्लेटिनम का एक कंपाउंड होता है जिसका यूज किया जाता है कैंसर ट्रीटमेंट में। तो सिसप्लेटिन इज यूज्ड फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हीमोग्लोबिन आयरन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, क्लोरोफिल मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और विटामिन B12 जो है वो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। साथ ही सिसप्लेटिन का जो यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है? फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। नोट कीजिए ये पॉइंट को। बढ़े आगे। अब किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पहचाना कैसे जाएगा कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? तो सबसे पहले आपको एक ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट दिखा हुआ मिलेगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ यहाँ पे एलिमेंट्स और कुछ मॉलिक्यूल्स या आयंस प्रेजेंट होंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ एटम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो सबसे पहले ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इस स्क्वायर ब्रैकेट को ही कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहा जाता है इसे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी मेटल होगा, उस मेटल को कहा जाता है सेंट्रल मेटल एटम। क्या कहा जाता है उसे? सेंट्रल मेटल एटम। कि एक स्क्वायर ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं।
इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक सेंट्रल एटम होगा। अब नॉर्मली सेंट्रल एटम जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, तो आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो याद होने चाहिए, कम से कम 3D सीरीज तो आपको याद होनी ही चाहिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो एटलीस्ट 3D सीरीज आपको याद होनी ही चाहिए। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। क्या बनेगा ट्रिक? सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो सेंट्रल एटम होगा। सेंट्रल एटम के साथ जितने भी ये मॉलिक्यूल्स हैं, इन सभी को लिगेंड्स कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? लिगेंड्स कहा जाता है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या क्या होता है? सेंट्रल एटम होता है और लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, एक सेंट्रल एटम और एक लिगेंड। इस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट को क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। क्लियर है? समझ पा रहे हैं इतना? फिर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी यहां पे एटम होंगे वो काउंटर आयन कहलाता है। क्या कहलाता है? काउंटर आयन। जैसे इस केस में पोटेशियम काउंटर आयन है। अब हमें पता है फॉर्मूला मेकिंग के हिसाब से कि जब भी कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो सबसे पहले हम नाम लिखते हैं कैटायन का और उसके बाद नाम लिखा जाता है एनायन का। तो यहां पे पोटेशियम जो है वो काउंटर आयन है और वो पहले आया है, इसका मतलब ये कैटायन है और हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या हो गया? एनायन हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले कैटायन के जैसे आए और उसके बाद वहां पे कोई एटम क्लोरीन, सल्फेट, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट ऐसा हो, तो काउंटर आयन कैटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स एनायन में भी आ सकता है और कैटायन में भी आ सकता है। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स में स्क्वायर ब्रैकेट कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। इसके अंदर लिगेंड्स और सेंट्रल एटम होते हैं और उसके स्फीयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जितने भी जो भी एटम्स हैं वो सब क्या कहलाते हैं? काउंटर आयंस कहलाते हैं। नोट कीजिए इसे। बढ़े आगे। अब सबसे पहली थ्योरी जो यहां पे प्रपोज की गई है रिलेटेड विद द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो थ्योरी है वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी पहले क्वेश्चन नॉर्मली यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पूछे जाते थे, बट आजकल कुछ सालों में वर्नर थ्योरी के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बड़ी सिंपल सी थ्योरी है, सिर्फ थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन होकर इसको सुन लीजिए क्या बोलता है वर्नर, वहां से हम इजीली समझ में पाएंगे कि क्या होता है। कि अल्फ्रेड वर्नर, अ स्विस केमिस्ट, in 1892 prepared a large number of coordination compounds and studied their physical, chemical and isomeric behavior by simple experimental techniques। इसने बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बनाया, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। He isolated cobalt compounds from the reaction of cobalt chloride and ammonia। इसने क्या किया? कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के साथ मिलके बहुत सारे कोबाल्ट कंपाउंड को आइसोलेट किया। अब क्या था बेसिकली वर्नर का थ्योरी? तो पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल एटम exhibit two types of valency। फर्स्ट वन इज नोन एज प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी नोन एज सेकेंडरी वैलेंसी। उसने कहा कि इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर जो सेंट्रल एटम है वो दो टाइप की वैलेंसी शो करता है। पहली वैलेंसी कहलाती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी कहलाती है सेकेंडरी वैलेंसी। तो अब क्या होती है प्राइमरी वैलेंसी, क्या होती है सेकेंडरी वैलेंसी, देखते हैं। द प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल whereas the secondary valency is non ionizable। उसने बोला कि जो भी सेंट्रल एटम है उसकी प्राइमरी वैलेंसी जो है वो आयनाइजेबल होगी और सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो क्या होगी? नॉन आयनाइजेबल होगी।
द प्राइमरी वैलेंसी करस्पॉन्ड टू ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द सेकेंडरी वैलेंसी करस्पॉन्ड्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगी, रेडॉक्स में आप पढ़ चुके हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। तो प्राइमरी वैलेंसी करस्पॉन्ड क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट के, और सेकेंडरी वैलेंसी करस्पॉन्ड होगी किसके, कोऑर्डिनेशन नंबर के। सर समझ नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो, थोड़ा सा डिटेल बताओ। चलिए देखते हैं डिटेल। कि सपोज हमारे पास एक ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है K3FeCN6। सबसे पहले सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है, ये चीज, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम इसको क्या मान ले, x मान ले। पोटेशियम पे चार्ज होता है +1, ये हमें पता है। साइनाइड आयन पे चार्ज होता है -1। तो रेडॉक्स रिएक्शन में हमने पढ़ा कि सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन द मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंपाउंड पे कोई चार्ज तो प्रेजेंट है ही नहीं, मतलब इन सारी ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम है वो किसके इक्वल आएगा, 0 के। तो 3 × 1 कितना हो गया, 3, क्योंकि 3 पोटेशियम है, आयरन एक ही है, तो x प्लस 6 × -1 कितना हो गया, -6, एंड इट इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से अगर इसको कैलकुलेट करें तो x का वैल्यू कितना आया, 3। इसका मतलब यहां पे आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन जो हमने निकाला वो कितना है यहाँ पे, +3। और ये +3 ही उस आयरन का क्या है बेटा, प्राइमरी वैलेंसी। यही उसकी क्या है, प्राइमरी वैलेंसी है। क्लियर है, यही उसकी क्या है, प्राइमरी वैलेंसी है। अब सेकेंडरी वैलेंसी क्या बोल रहा है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि उस सेंट्रल एटम से कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं। सेंट्रल एटम से जितने लिगेंड जुड़े हुए होंगे वो उसका क्या कहलाएगा, सेकेंडरी वैलेंसी। तो यहाँ पे जो आयरन की सेकेंडरी वैलेंसी है Sv, वो कितनी हो गई, यहां हम देख पा रहे हैं कि 6 साइनाइड के लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो यहां पे उसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 6। तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई, +3 जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई, 6 जो उसके साथ लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो बोल रहा है कि ये जो प्राइमरी वैलेंसी है यही आयनाइजेबल है। इसका मतलब जब इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को वाटर में डाला जाएगा तो वाटर में डालने पे काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर अलग अलग हो जाएंगे, काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर अलग अलग हो जाएंगे, बट जो क्वांटिटी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, इट नेवर बी आयनाइज्ड, ये कभी भी आयनाइज्ड नहीं होगी। तो प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, कभी भी सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइजेबल नहीं होती है। जो क्वांटिटी इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट है वो कभी भी आयनाइज्ड नहीं होती। सिमिलरली यहां पे अगर हम चेक करें तो कोबाल्ट की अगर हम पीवी निकालें प्राइमरी वैलेंसी, तो इसको मान लेते हैं x, क्लोरीन पे -1, यहां क्लोरीन पे -1। अब अमोनिया एक मॉलिक्यूल है तो इस पे कोई चार्ज नहीं होता, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, 0। तो कितना हो जाएगा, x प्लस 0 प्लस -1 प्लस 2 × -1 -2, और बराबर में क्या आ जाएगा, चार्ज 0। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3। मतलब यहाँ पे कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी भी कितनी है बच्चों, +3 है। अब बात करें इसकी सेकेंडरी वैलेंसी की, तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, 5 तो अमोनिया के लिगेंड है और एक क्लोरीन का लिगेंड है, तो टोटल नंबर ऑफ जो लिगेंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है वो कितने हो गए, 6 हो गए। लिगेंड्स को हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। तो यहाँ पे इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई, 6। तो यहाँ पे जब इसको पानी में डालेंगे तो यहां से इनका तलाक हो जाएगा, ये दोनों अलग हो जाएंगे, पर क्वांटिटी जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है वो कभी भी आयनाइज्ड होने वाली नहीं है। क्या इतना समझ में आया, क्लियर है, क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए साथ ही हम यहां समझते हैं कि कैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कुछ ज्योमेट्रीज पता होनी चाहिए।
जैसे कि अगर Ab2 टाइप का मॉलिक्यूल होता है तो वो होता है लीनियर, अगर Ab3 टाइप का होता है वो होता है ट्राइगोनल प्लेनर, Ab4 टेट्राहेड्रल, है ना, केमिकल बॉन्डिंग में चले। तो यहां पे ये देखा जाता है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, मतलब अगर देखो 4, 5 और 6, बट हमें सिलेबस में कौन मेंशन्ड है, 4 और 6। 5 के लिए भी लिख देता हूं, हमें केवल ये 3 ही पढ़ने हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ज्योमेट्री हो सकती है टेट्राहेड्रल, मतलब अगर 4 लिगेंड है तो या तो टेट्राहेड्रल होगी या होगी स्क्वायर प्लेनर। सर कब कौन सी होगी, ये हम अपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब इस चैप्टर में पढ़ेंगे तब हम वहां पे समझेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में सिर्फ एक ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, कौन सी होती है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो हमें जो मेन पढ़ना है कौन सा पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पढ़ना है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पढ़ना है। मतलब सेंट्रल एटम से या तो 4 लिगेंड जुड़े होंगे या 6 लिगेंड जुड़े होंगे। तो जैसे इस वाले में हम देखें, हम देख पा रहे हैं कि सेंट्रल एटम से कौन जुड़ा हुआ है, साइनाइड जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है, साइनाइड जुड़ा हुआ है। तो यहां पे इस आयरन के साथ कितने जुड़े हुए हैं लिगेंड, 6 जुड़े हुए हैं, है ना। तो इसका कैसा शेप होने वाला है, ऑक्टाहेड्रल होने वाला है। कैसा होने वाला है, ऑक्टाहेड्रल होने वाला है। तो इसको हम कैसा बनाएंगे, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो इसका शेप कैसा होने वाला है बच्चों, ऑक्टाहेड्रल। तो देखिए क्या होगा कि ये सेंटर में तो कौन, Fe, अब इसमें हम क्या बना दें, ऑक्टाहेड्रल बना दें 6 के साथ Cn, ये Cn, ये Cn, ये Cn और ये Cn। ठीक है जी, बच कौन गया, 3 पोटेशियम बच गए। अब इन 3 पोटेशियम को हम कैसे भी कहीं भी डाल सकते हैं, जैसे एक यहां डाल दें तो क्या हो जाएगा K+, एक यहां डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा K+, एक यहां डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा K+। तो जो प्राइमरी वैलेंसी है उस प्राइमरी वैलेंसी को डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है उस सेकेंडरी वैलेंसी को हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो सॉलिड बॉन्ड है ये सेकेंडरी वैलेंसी है, ये नॉन आयनाइजेबल है। और जो डॉटेड यहाँ पे डॉट बन नहीं पाया यार, बना देते हैं इसको ढंग से। तो ये प्राइमरी वैलेंसी का रिप्रेजेंटेशन है। तो सॉलिड लाइन से सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड से। जैसे यहां पे हम देखें क्या बन जाएगा, कोबाल्ट हमारा सेंट्रल एटम, एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, पहले एक क्लोरीन जोड़ देते हैं, 5 अमोनिया है तो ये 5 अमोनिया ऑक्टाहेड्रल मैनर में अरेंज कर दे। क्लियर है। अब काउंटर आयन में क्लोरीन तो 2 ही है, तो इन 2 क्लोरीन को हम ऐसा रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक क्लोरीन ऐसा, एक क्लोरीन ऐसा। पर बच्चों प्राइमरी वैलेंसी तो 3 है ना, और हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डैश से। तो काउंटर आयन 2 है पर प्राइमरी वैलेंसी 3 है। इसका मतलब क्या है कि ये जो लिगेंड है, देखो जरा ध्यान से, ये लिगेंड का चार्ज भी क्या हो रहा है, प्राइमरी वैलेंसी में इंक्लूड हो रहा है। हमने कैसे निकाला, x+0 +-1 प्लस इंटू -2। तो ये जो क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज है, ये क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज भी कहां इंक्लूडेड है, प्राइमरी वैलेंसी में इंक्लूड है। इसलिए इस क्लोरीन के साथ डैश भी आएगा और सॉलिड भी आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 क्लोरीन तो काउंटर आयन थे, पर ये जो क्लोरीन है ये लिगेंड में भी काम आ रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी में भी काम आ रहा है, और ये क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी में भी यूज हो रहा है। क्या इस बात को समझ पाए
ये वाला क्लोरीन लिगेंड भी है और प्राइमरी वैलेंसी में भी काम आ रहा है, इसलिए यहां पे हमने सॉलिड भी लगाया है और डैश भी लगाया है। क्लियर है? आया समझ में? नोट कीजिए इतना। तो पहला पॉइंट ये कहा वर्नर थ्योरी ने कि प्राइमरी वैलेंसी भी होती है और सेकेंडरी वैलेंसी भी होती है। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल है, सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइजेबल नहीं है। अब ये पता कैसे चला? तो उसके लिए उसने क्या किया, वर्नर ने कुछ रिएक्शंस की, जिसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है रिएक्शन विथ एक्सेस ऑफ AgNO3। रिएक्शन ऑफ एक्सेस ऑफ AgNO3। मोस्टली वर्नर्स ने क्या किए थे, वर्नर्स ने हैलाइड्स के कंपाउंड लिए थे, क्लोराइड्स के कंपाउंड लिए थे। और आपको अच्छे से पता है कि जब भी कोई हैलाइड आयन AgNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्टिंग विथ AgNO3 वो सिल्वर हैलाइड का प्रेसिपिटेट बना लेता है। क्या बना लेता है? सिल्वर हैलाइड का प्रेसिपिटेट बना लेता है। क्लियर है? वो सिल्वर हैलाइड का क्या बना लेता है? प्रेसिपिटेट बना लेता है। तो प्रेसिपिटेट केवल वही आयन बन पाएगा जो आयनाइजेबल होगा। तो वही आयन, वही हेलोजन प्रेसिपिटेट पार्टिसिपेट करेगा जो प्राइमरी वैलेंसी में होगा, है ना। जो अपना क्या कर पाएगा? प्रेसिपिटेट वही बना पाएगा जो फ्री होगा, जो आयनाइजेबल होगा। अगर कोई हैलाइड आयनाइजेबल नहीं है तो वो प्रेसिपिटेट बनाने वाला नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि द नंबर ऑफ आयंस फर्निश्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स इन अ सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कि किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ आयन का हमें प्रेसिपिटेशन मिल रहा है, वो किस रिएक्शन से बताया उन्होंने? प्रेसिपिटेशन आयन से। कितने नंबर ऑफ आयन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मिल रहे हैं, कि वाटर में डालने के बाद वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितने नंबर ऑफ आयंस में स्प्लिट हो गया है, वो कैसे पता लगाया उन्होंने? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से पता लगाया। क्या किया उन्होंने? फॉर एग्जांपल, द नंबर ऑफ Cl माइनस आयंस इन अ सॉल्यूशन ऑफ वेरियस अमाइंस वर डिटरमाइंड बाय द ट्रीटमेंट विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। कि उन्होंने एक कंपाउंड लिया कोबाल्ट का COCl3 डॉट 6NH3, COCl3.6NH3। अब इसमें उन्होंने क्या किया? NH3 के कॉन्सेंट्रेशन को वेरी कराते गए। क्या कराते गए? NH3 के कॉन्सेंट्रेशन को वेरी कराते गए। तो थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं इसको, कि उन्होंने एक कंपाउंड लिया कोबाल्ट क्लोराइड का COCl3.6NH3, और सबसे पहले जब उन्होंने इसका रिएक्शन AgNO3 के साथ कराया तो उन्होंने ये देखा कि यहां पे उन्हें 3 मोल AgCl के मिले। कितने मोल मिले? 3 मोल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्लोरीन था वो पूरा का पूरा क्लोरीन प्रेसिपिटेट हो गया। इसका मतलब सारे क्लोरीन कैसे हैं? आयनाइजेबल हैं। तो अगर सारे क्लोरीन आयनाइजेबल है और हमें पता है कि क्लोरीन जो है वो नेगेटिव आयन होता है, तो सारे क्लोरीन कहां चले गए? एज अ काउंटर नेगेटिव आयन। तो अंदर क्या बच गया? अंदर जो बचा वो बचा कोबाल्ट और 6 के 6 अमोनिया। तो अगर सारे क्लोरीन प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, इसका मतलब सारे क्लोरीन एज अ काउंटर नेगेटिव आयन के जैसे काम कर रहे हैं। क्लियर है? ये बना नहीं, बेसिकली ये कंपाउंड बना। तो अगर ये ऐसा हो जाए तो फिर क्या मिलेगा हमें? 3 मोल प्रेसिपिटेट मिलेगा। क्लियर है? फिर उन्होंने क्या किया कि यहां पे 6 अमोनिया की जगह केवल 5 अमोनिया लिए। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि वहां पे उन्हें क्या मिले? 2 मोल AgCl मिले। कितने मोल AgCl मिले? सिर्फ 2 मोल। 2 मोल मिले, इसका मतलब क्या हुआ? इन 3 में से 2 मोल तो आयनाइजेबल हो गए, बट एक जो क्लोरीन है वो आयनाइजेबल नहीं था। इसका मतलब वो जो आयनाइजेबल नहीं है वो कहां आ गया? अंदर एज अ लिगेंड। और बाकी के जो 2 क्लोरीन थे वो कहां चले गए? बाहर एज अ काउंटर आयन। फिर उन्होंने देखा कि इस कोबाल्ट क्लोराइड में उन्होंने 4 अमोनिया लिए। अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन वो चेंज करते जा रहे थे।
तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे अब सिर्फ क्या मिल रहा है, 1 मोल AgCl मिल रहा है, और उन 1 मोल AgCl मिलने के कारण इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक क्लोरीन जो है वो कैसा है, काउंटर आयन है। तो क्या बचा, अगर एक क्लोरीन काउंटर आयन है तो बाकी के 2 क्लोरीन क्या हो गए बेटा, बाकी के 2 क्लोरीन बन गए आपके कोऑर्डिनेट में एज ए लिगेंड, और केवल एक Cl जो है वो क्या मिला यहाँ पे, काउंटर आयन, नेगेटिव आयन है। तो अगर जितने नंबर ऑफ काउंटर आयन हैं उतने मोल आपको प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं, तो वहां से समझ में आया कि अगर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयन्स की बात करें यहाँ, तो 3 आयन तो क्लोरीन के और 1 आयन ये स्फेयर का। तो कोई भी क्वांटिटी चूंकि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कभी आयनाइज नहीं होती है, इसलिए ये एक कैटायन बनेगा और 3 क्या बने, एनायन। तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हो गए बेटा, यहाँ पे 4 आयन हो गए। यहां पे हम देखें 2 आयन तो क्लोरीन के और एक स्फेयर इसका, तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितने बन गए, यहाँ पे 3 आयन बने। यहां पे हम देखें कि एक कैटायन ये और एक एनायन ये, तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितने बने, यहाँ पे 2 आयन बने। इस तरीके से उन्होंने ये देखा कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ आयन्स बनते हैं। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, बढ़े आगे। तो यही चीज यहां पे लिखी हुई है कि when the compound COCl3.6NH3 is treated with excess of AgNO3, 3 mole of AgCl are obtained from 1 mole of the compound, that is all 3 Cl minus ions are precipitate। कि केवल अगर इसमें सारे के सारे जो हैं प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, सारे के सारे जो क्लोरीन है वो क्या है, काउंटर आयन है। क्या हो रहे हैं, सारे के सारे क्लोरीन काउंटर आयन के जैसे काम कर रहे हैं। क्लियर है? When the compound COCl3.5NH3 is treated, तो फिर अभी हमने देखा कि कितने मोल मिले थे, केवल 2 मोल AgCl मिले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक Cl है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, बट 2 क्लोरीन जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। कि when the compound COCl3.5NH3 is treated with excess of AgNO3, 2 mole of AgCl are obtained। कितने मिले, 2 moles of AgCl are obtained। Only 2 Cl minus are precipitate। This means that the compound COCl3.5NH3 has 3 ionizable chloride ions, whereas in the compound COCl3.5NH3 only 2 atoms are ionizable। COCl3.6NH3 has 3 ionizable chloride, उसमें तीनों क्लोरीन प्रेसिपिटेट बन गए थे, इसलिए तीनों क्लोरीन आयनाइजेबल थे। और यहाँ पे कितने क्लोरीन आयनाइजेबल है, केवल एक। Similarly, the number of chloride ions precipitate in the case of COCl3.4NH3, it was found to be 1। केवल क्या होगा, एक क्लोरीन जो है वो काउंटर आयन के जैसे काम करेगा और वही क्या होगा, आयनाइजेबल होगा। तो इस तरीके से वर्नर ने अपनी थ्योरी से प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट दिया और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से उन्होंने ये बताया कि कितने नंबर ऑफ आयन्स यहाँ पे बन सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? क्या ये बात समझ में आई? बढ़े आगे। अब कंडक्टर मेजरमेंट की बात आ जाए तो हमें पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस पे। जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस बढ़ेंगे उतनी कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे यहां पे हम देखें कि 3 पोटेशियम काउंटर आयन है और एक बनेगा इसका, तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हो गए, 4। तो रेशियो क्या बन गया इलेक्ट्रोलाइट का, यहाँ 3:1। यहां पे हम चलें तो केटायन में 1 काउंटर आयन और एनायन में 2, तो इलेक्ट्रोलाइट का रेशियो क्या बन गया, 1:2। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस वहां ज्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर जितने नंबर ऑफ आयंस होते हैं उतना उसका कंडक्टिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसकी कंडक्टिविटी, नंबर ऑफ आयंस कम है तो कम होगी, उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। क्लियर है? तो इस प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी के कॉन्सेप्ट से हम कंडक्टेंस मेजरमेंट भी आसानी से समझ सकते हैं। क्लियर है? जैसे कि अगर एक कंपाउंड हम यहां ले लें NiCO4,
क्या बताइए इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? तो इसकी कंडक्टिविटी 0 होगी बच्चों। क्यों? क्योंकि जब इसे पानी में डाला जाएगा तो ये आयंस में टूटने वाला नहीं है। तो अगर आयंस नहीं बनेंगे, जैसे फिजिक्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंपलसरी हैं, वैसे ही केमिस्ट्री में क्या होना चाहिए? फ्री आयंस बनना जरूरी है। अब चूंकि यहाँ पे कोई प्राइमरी वैलेंसी नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये नॉन आयनाइजेबल है, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? आया समझ में? बढ़े आगे। अगला आता है डबल सॉल्ट। देखो, सॉल्ट का मतलब होता है जिसके अंदर एक कैटायन प्रेजेंट हो और एक एनायन प्रेजेंट हो। तो डबल सॉल्ट का मतलब हो गया कि वो कंपाउंड जिसके अंदर ऐसे दो दो सेट हो, दो सेट ऑफ कैटायन, दो सेट ऑफ एनायन। अब वो एनायन सेम है तो कैटायन बदलेगा, कैटायन सेम है तो एनायन बदलेगा, दोनों सेम नहीं होंगे, कोई भी एक डिफरेंट होगा। या तो कैटायन दोनों सॉल्ट में डिफर होगा या एनायन दोनों सॉल्ट में डिफर होगा। याद करिए, आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा स्कूल में मोहर सॉल्ट का। तो मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2, फेरस अमोनियम सल्फेट। तो एक सॉल्ट है वहां पे फेरस सल्फेट, एक सॉल्ट है वहां पे अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो उन दोनों में सल्फेट आयन कॉमन है। ठीक है, तो जब डबल सॉल्ट, अच्छा डबल सॉल्ट मतलब कैटायन एनायन, ये हमको पता है। तो डबल सॉल्ट्स आर एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय टू apparently saturated compounds but they lose their identity when dissolved in water। कि दो अलग अलग सॉल्ट्स को मिला के सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं और उस पूरे प्रोसेस में उनकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, वो लूज हो जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? डबल सॉल्ट्स। मोहर सॉल्ट तो आपको भगवान मान के याद करना है क्योंकि ये आपको प्रैक्टिकल में भी आएगा। होता क्या है? फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और 6H2। तो एक सॉल्ट कौन सा है? फेरस सल्फेट। दूसरा कौन सा है? अमोनियम सल्फेट। पोटाश एलम, जिसको हम फिटकरी बोलते हैं, इट इज फिटकरी। कौन कौन से सॉल्ट हैं? पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट। कार्नेलाइट, कौन कौन से सॉल्ट हैं? KCl और MgCl2। तो इन तीनों में हम देख पा रहे हैं कि एक से ज्यादा टाइप के सॉल्ट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब बनाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? डबल सॉल्ट में। अब होता क्या है कि जब इन सॉल्ट्स को पानी में डाला जाए तो पानी में डालने पे ये सॉल्ट जितने भी हैं, दोनों के दोनों सॉल्ट क्या होते हैं? वाटर में जाके आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं कंप्लीटली। जैसे मोहर सॉल्ट डिसॉल्व्स इन वाटर एंड गिव्स द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ Fe2+, NH4+ एंड SO4 2-। मतलब अगर आपको इस सॉल्ट से टेस्ट लगाने हो आयरन का, अमोनियम का और सल्फेट का, तो आप आसानी से उन सॉल्ट एनालिसिस में जाके टेस्ट लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि डबल सॉल्ट को पानी में डालते ही ये कंप्लीटली आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, और आयंस में अगर ब्रेक हो गए तो वाटर एक्सट्रैक्ट बन गया। वाटर एक्सट्रैक्ट बनने के बाद आप इन पे पर्टिकुलर जो इनका टेस्ट होता है, कंफर्मेशन टेस्ट, उस कंफर्मेशन टेस्ट को आप लगा सकते हैं। Thus, double charge are stable in solid state, but break up constituents when dissolved in water। तो सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल हैं, पर पानी में डालने के बाद वो क्या होते हैं? अपने कॉन्स्टिट्यूएंट जो आयंस है उसमें ब्रेक हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आयरन सल्फेट में टूट गया, अमोनियम टूट गया और सल्फेट टूट गया। तो आप आयरन का टेस्ट लगा सकते हो, आप अमोनियम का टेस्ट लगा सकते हो, आप सल्फेट का टेस्ट लगा सकते हो। क्लियर है? मतलब डबल सॉल्ट वाटर में जाके कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं। बढ़े आगे। क्या डिफरेंस होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डबल सॉल्ट का? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, बोर्ड एग्जाम्स में। तो क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? A coordination compound contains a central metal atom or ion surrounded by several oppositely charged ions or neutral molecules। देखा ही हमने कि सेंट्रल एटम को चारों तरफ से आयंस या मॉलिक्यूल्स घेरे होते हैं। अब सबसे अच्छी बात यह होती है कि जब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को वाटर में डाला जाता है तो ये भी आयन में तो टूटता है, पर अगर हम चाहें कि यहाँ पे हम आयरन का टेस्ट लगा ले जैसे मोहर सॉल्ट में लगा पा रहे हैं, तो लगा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो क्वांटिटी जो इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट है वो कभी भी आयनाइज्ड नहीं होती। तो मोहर सॉल्ट से आयरन का टेस्ट लगाया जा सकता है, सल्फेट का टेस्ट लगाया जा सकता है, बट अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस पोटेशियम फेरोसाइनाइड से अगर हम साइनाइड और आयरन का टेस्ट लगाना चाहें तो वो हम लगा नहीं सकते। क्यों?
क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोई भी क्वांटिटी जो इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट है वो कभी आयनाइज्ड नहीं होती, बट डबल सॉल्ट में वो क्या होती है, आयनाइज्ड हो जाती है। लिखा है दे डू नॉट डिसोसिएट इनटू सिंपल आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन द वाटर, ये कभी भी सिंपल आयन में टूटते नहीं है। जैसे K4 प्लस बन जाएगा, 4K प्लस और FeCN6 4 माइनस तो बन जाएगा, पर Fe2 प्लस और Cn माइनस बनने वाला नहीं है। बट इन केस ऑफ क्या होता है, यहाँ पे जितने भी सॉल्ट के केटायन एनायन है डबल सॉल्ट में वो वाटर में जाके सारे डिसोसिएट हो जाते हैं। तो नोट कीजिए इसे, ये अच्छा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। आई होप आपको विजिबल होगा क्लियरली। क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए कुछ पीवाईक्यूज करते हैं, बड़े सिंपल सिंपल से पीवाईक्यूज हैं। On the basis of the following observation made with aqueous solution, assign secondary valencies to the metal in the following compounds. आपको कुछ कंपाउंड्स दे दिए गए हैं और बोला है कि उनकी सेकेंडरी वैलेंसी बतानी है, सेकेंडरी वैलेंसी बतानी है। ओके, दिए हैं फॉर्मूला, मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट पर मोल ऑफ द कंपाउंड, मतलब कितने मोल प्रेसिपिटेशन है वो देखना है। चलो देखते हैं। 2 क्लोरीन है, 4 अमोनिया है और दोनों के दोनों क्लोरीन प्रेसिपिटेट हो गए हैं। इसका मतलब दोनों क्लोरीन क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाहर है, तो क्या बन जाएगा PdNH3 Cl2। तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई, सिर्फ 4। क्लियर है, अरे क्लियर है। अगला 2 मोल, फिर वही कहानी, दोनों के दोनों क्लोरीन बाहर, तो अंदर क्या बच गया NiH2O6। इसकी भी सेकेंडरी वैलेंसी हो गई कितनी, 6। थर्ड केस 0 प्रेसिपिटेशन, इसका मतलब सब कुछ कहां है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ही है। तो अब सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई यहाँ पे 4, 2 HCl और 2 क्लोरीन, 1 प्रेसिपिटेशन बन रहा है। तो ये तो हम कर ही चुके हैं, क्या बनेगा, 1 प्रेसिपिटेशन है मतलब 2 क्लोरीन अंदर और 1 क्लोरीन बाहर, तो कितनी हो गई सेकेंडरी वैलेंसी 6। और लास्ट केस में 0 है, इसका मतलब सभी कुछ क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। तो सेकेंडरी वैलेंसी इसकी कितनी हो गई, 4। बड़ा सिंपल सा है, बस ये देखना है कितने क्लोरीन बाहर है कितने क्लोरीन अंदर है। जो अंदर है उस पर टोटल सेकेंडरी वैलेंसी काउंट कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम अगले लेक्चर में टाइप्स ऑफ लिगेंड पढ़ेंगे तो ये किस तरीके से वेरी होता है, वहां पे हम इसको डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि FeSO4 सॉल्यूशन मिक्स्ड विथ अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन इन 1:1:1 में इसको मिलाते हैं, गिव्स द टेस्ट ऑफ Fe2 प्लस आयन, और ये Fe2 प्लस आयन का टेस्ट दे देता है। बट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिक्स्ड विथ एक्वियस अमोनिया इन 1:4 डज नॉट गिव द टेस्ट ऑफ Cu2 प्लस आयन, एक्सप्लेन व्हाई। तो ये तो अभी हमने देखा कि जब FeSO4 सॉल्यूशन को हम मिक्स करते हैं 1:1 में, तो ये क्या बना लेता है, डबल सॉल्ट बना लेता है। क्या बना लेता है, डबल सॉल्ट बना लेता है। क्लियर है कि FeSO4 अमोनियम सल्फेट के साथ क्या बना लेता है, डबल सॉल्ट बना लेता है। और डबल सॉल्ट बनाने के कारण जब उसको वाटर में डालते हैं तो वो अपने करस्पॉन्डिंग आयंस में क्या हो जाता है, टूट जाता है। और करस्पॉन्डिंग आयन में टूटने के कारण इनका टेस्ट हम लगा सकते हैं। बट इन केस ऑफ कॉपर क्या हुआ, कॉपर सल्फेट को जब हम अमोनिया के साथ मिक्स करते हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है। क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसमें कॉपर और अमोनिया आपस में मिलकर कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाते हैं और सल्फेट आयन इज अ काउंटर आयन। तो यहां सल्फेट आयन का टेस्ट तो लगा सकते हैं पर कॉपर का टेस्ट लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो भी क्वांटिटी इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट है वो कभी भी आयनाइजेबल नहीं होती। तो सल्फेट आयन का टेस्ट हम लगा सकते हैं बट कॉपर का टेस्ट लगाया नहीं जा सकता। क्लियर है, तो यही यहाँ पे इसका आंसर है कि ये एक डबल सॉल्ट बनाता है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ पे वो क्वांटिटी जो इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट है वो कभी भी आयनाइजेबल नहीं हो सकती। नोट कर लीजिए इसे, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। बढ़े आगे।
When a coordination compound chromium chloride dot 6H2O is mixed with AgNO3, 2 moles of AgCl are precipitate. What is the structural formula? तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों इसका? 2 मोल हैं, इसका मतलब एक क्लोरीन तो अंदर है ना, और वाटर कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, और एक क्लोरीन बाहर, और साथ में क्या बन जाएगा? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर है? क्या ये बात समझ में आई? तो क्या बन गया? CrClH2O होल 5, 2 प्रेसिपिटेशन है तो 2 क्लोरीन बाहर आ जाएंगे और एक क्लोरीन कहां चला जाएगा? अंदर। ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्लियर है? बढ़े आगे, बड़ा सिंपल सा है, बढ़े आगे। सेम क्वेश्चन आ गया है, वाह, तो कर चुके। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जिसमें हमने वर्नर थ्योरी, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी और डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के डिफरेंस को समझा। अगला लेक्चर हमारा होगा इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, लिगेंड्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो बड़ी बेसिक टर्मिनोलॉजीज थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।